एवरीवन, हम मेंस GS3 के PYQ देख रहे थे। तो उसका टॉपिक था हमारा इकोनॉमी। तो हमारे लगभग 6 टॉपिक तक हो गए थे। अब जो पहली वीडियो हमने बनाई थी उसके आगे हम टॉपिक देखते हैं। ये 4 टॉपिक हैं, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इन पे हम देखेंगे कि सिलेबस में ये सिलेबस है क्या और सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था 7वां टॉपिक था भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो भारत में भूमि सुधार कैसे कैसे हुआ था स्वतंत्रता के बाद, तो उसके बारे में है। फिर 8वां टॉपिक है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जो हमारे 1991 में LPG रिफॉर्म्स हुए थे। तो उसके बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, effect of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth। ठीक है, फिर 9वां पॉइंट है कि बुनियादी ढांचा जैसे ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ये सब आते हैं। फिर हमारा 10वां टॉपिक है कि निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ठीक है, अब इन पे हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो ये भारत में भूमि सुधार के ऊपर क्वेश्चन था। तो हम देख रहे थे लास्ट के 2014-15 से हम क्वेश्चन क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 2014 में क्वेश्चन आया था कि भूमि अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 आया था। तो ये न्यूज़ में था। ठीक है, एक्ट आया था 2013 में और 2014 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो 1 जनवरी 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकलेगा, भारत में औद्योगिकरण और कृषि पर इनके क्या प्रभाव होंगे। तो द राइट्स टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्वाइजेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2014। व्हाट implication would it have on industrialization and agriculture in India। ठीक है, तो इसी के बारे में क्वेश्चन, ये एक्ट था तब आया था, तो ये तब का न्यूज़ था। ठीक है, इतना ध्यान नहीं देना है, अब की जो एक्ट आ रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद 2016 में क्वेश्चन था कि कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए, कि कैसे कैसे भूमि सुधार हो रहे हैं और फल के उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। तो हमें भूमिका लिख देनी है कि भूमिका क्या रही है भूमि सुधारों की, और सफलता, किन किन भूमि सुधारों को सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, उनके उत्तरदायी। तो ये क्वेश्चन था लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। फिर अगला टॉपिक आ जाता है अपना लिबरलाइजेशन वाला, कि ये जो है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। तो ये हम देख रहे हैं 2016 में क्वेश्चन आया, 2018 में, फिर 2019 पे इस टॉपिक पे। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे, क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है। तो हम देखते हैं अनौपचारिक 2 सेक्टर होते हैं, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक सेक्टर, जिसे इंग्लिश में इनफॉर्मल। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि हाउ ग्लोबलाइजेशन टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज इंक्रीज इंफॉर्मेशन डिट्राइमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये बोल रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर में कैसे रोजगार कम हुए हैं, और औपचारिकता औपचारिकता मतलब इनफॉर्मल जो सेक्टर है वो कैसे इस विकास के लिए, देश के विकास के लिए हानिकारक है। अभी हम अगर एक रिपोर्ट की डेटा की बात करें, तो एक रिपोर्ट में बोला था कि लगभग हमारे 90% जो कार्यबल हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, और जो लगभग 10% बच जाते हैं कार्यबल, वो फॉर्मल सेक्टर में। तो काफ़ी इसमें गैप है। तो हमें हर चीज़ को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट निकलते हैं,
तो वहाँ से हम FPI फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, तो हमें उन्हें फॉर्मल सेक्टर में बदलने की ज़रूरत है अगर हमें देश का विकास करना है तो, ठीक है, और अच्छे से हम आर्थिक विकास कर पाएंगे देश का। फिर 27वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों की हाल की परिघटनाएं भारत की समष्टि आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। हाउ वुड द रिसेंट फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। तो विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों की हाल की बड़ी घटनाएं, तो ये तब वो न्यूज़ में 2018 में थी कि वर्ल्ड ट्रेड कैसे संरक्षणवाद को की घटना को स्थिरता प्रदान करता है, कैसे प्रभावित करता है भारत देशों की मार्केट को, ठीक है। हम जैसे कि व्यापार वगैरह करते हैं, ट्रेड वगैरह किसी भी कंट्री में, तो एक मुद्दे उठते हैं ना कि कैसे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी मान लो कोई वस्तु है जैसे चाइना से आ रही है, चाइना जो है अपनी मार्केट से कोई वस्तु उसकी मार्केट में महंगी है और दूसरे कंट्री में वो सस्ते दामों पे बेच रहा है, तो वो दूसरे की मार्केट को ख़राब कर रहा है, तो उस पे तो ये सब आ जाते हैं संरक्षणवाद में। तो जो दूसरे देश हैं वो इन पे चार्जेस लगाते हैं, तो इन पे टैक्स वगैरह ज़्यादा लगाते हैं जो इंपोर्ट आता है, तो उस पर जो टैक्स लगा के सरकार उनको मेंटेन करती है। तो कैसे संरक्षणवाद की नीति अपनाती है वो कंट्री, तो ये सब है इसमें 2018 का में क्वेश्चन भी आ गया था। फिर 28 वाला क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था। उत्तर उदारीकरण अवधि के दौरान बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के एक चुनौती है, इसको स्पष्ट कीजिए। The public expenditure management is a challenge to the government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarified. तो ये 2019 का था, में आया था, तो इसमें बताया था पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के बारे में कि उसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं जब हम बजट निर्माण करते हैं उत्तर उदारीकरण की अवधि के दौरान, ठीक है। तो इसको हमें स्पष्ट करने की ज़रूरत थी। तो जैसे हम बता रहे थे ना LPG रिफॉर्म्स हुए थे, तो उसके बाद क्या क्या चुनौतियां आई हैं लिखनी है, और हमने कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में चुनौतियों को झेला है, फिर उसके उपाय भी लिख देने हैं। चुनौतियों के साथ साथ अगर आपको देखो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम पूछी है ना, तो आपको उपाय तो लिख देने ही चाहिए कि सरकार ने ये कदम उठाए हैं और ये कदम हमारी तरफ से भी अपने नए मतलब पॉइंट भी डाल सकते हो कि ये भी कदम उठाए जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप केवल प्रॉब्लम है आप इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, ये टॉपिक था चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2017 में। तो ये क्वेश्चन था कि सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है कि समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है, कारण बताइए। औद्योगिक नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज लैग्ड behind in the overall growth of gross domestic product GDP in the post reform period. Give reason how far the recent changing industrial policy and capable of increasing the industrial growth rate, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि जो सुधारोत्तर अवधि में GDP की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है, तो उसके कारण बताने हैं कि हम सुधार तो कर रहे हैं GDP के लिए, तो उसमें कैसे औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है वो बताना है। औद्योगिक नीति में हाल ही में किए गए जो परिवर्तन है उसको बताना था, वो कहाँ तक इस संवृद्धि को बढ़ाने में सक्षम है, ठीक है। तो ये सब बताना था। फिर उसके बाद ये टॉपिक आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, ये सब। तो ये 2015 में
क्वेश्चन आया था सौर ऊर्जा की उपकरण लागतों और टैरिफ में हाल के नाटकीय पतन के साथ कारक बताए जा सकते हैं। इस प्रवृत्ति के तापीय विद्युत उत्पादकों और संबंधित उद्योग के लिए क्या निहितार्थ हैं। तो टू can be the recent dramatic fall in equipment cost and tariff of solar energy be attributed. What implication does the trend have thermal power producer and related industry? तो इन्होंने सौर ऊर्जा अभी ये 2015 की बात है, तो वहाँ से स्टार्ट हो गई थी और अभी हम देख रहे हैं सौर ऊर्जा की हम किस सेक्टर में हम काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, काफ़ी हम सौर पैनल वगैरह लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगह। तो ये इसके ऊपर ये मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक सौर ऊर्जा वाला। और हम एक स्लोगन था ना, वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ध्यान नहीं आ रहा है, वन सोलर पैनल जो लगा रहे थे हम, एक मतलब विश्व में पूरे में सोलर पैनल का एक कौन सा था वो, अब ध्यान नहीं आ रहा है। एक हम चला रहे हैं सोलर पैनल जो साउथ की जो कंट्री हैं, साउथ वर्ल्ड है, उसमें जितनी भी कंट्री हैं वो उसमें समग्र रूप से पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है चीज़ें, ठीक है। तो सौर ऊर्जा के ऊपर काफ़ी कंट्री हैं जो काम कर रही हैं। जो इक्वेटर लाइन है उसके आसपास जितनी भी कंट्री हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं, ठीक है। तो ये सब काम कर रहे हैं सौर ऊर्जा के ऊपर। फिर उसके बाद ये टॉपिक एनर्जी के ऊपर आ जाता है। एनर्जी से हाल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2013 पे ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद पोर्ट्स में 2005 तक पूछे गए थे क्वेश्चन। फिर रोड्स पे क्वेश्चन 2014 में पूछा था, और ये पता नहीं कब का है। स्मार्ट शहरों से क्या तात्पर्य है और भारत के शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इससे ग्रामीण शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी। और एक जो स्कीम आई थी पूरा और अर्बन मिशन, उसके बारे में इन्होंने सजेशन मांगा है। तो जैसे बड़ी बड़ी स्कीम है ना, तो वो पता होनी चाहिए। स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर हमने कौन कौन सी स्कीम चला रखी हैं, ठीक है, ये सब है। फिर एयरपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, 2017 में आया था। पीपीपी मॉडल के अधीन संयुक्त उपकरणों के माध्यम से विमानपत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो पीपीपी मॉडल काफ़ी चल रहा है। तो हाइब्रिड एक होते हैं ना, ये मॉडल होते हैं कि बॉट पड़ा होगा, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, और एक ईपीसी था, एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है। तो ये सब मॉडल हैं जिनके आधार पे हम निर्माण करते हैं। अगर एयरपोर्ट हो या फिर जो नेशनल रोडवेज़, नेशनल एक्सप्रेसवे हाईवे, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे जो भी है, ये सब ईपीसी मॉडल इनमें से ही चुने जाते हैं कि कौन से मॉडल पे आप इसे बनाते हो, ठीक है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी रहती है। तो ये सब है। तो हमें अभी जो न्यूज़ में है वो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, तो उस पर थोड़े नोट्स होने चाहिए। उसके रेलवे पे क्वेश्चन नहीं आया, 2010 में लास्ट था, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमी का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अभी नहीं ख़त्म होता, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल था लास्ट का, ठीक है। इसमें ये था 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, और ये 2015 में क्वेश्चन पूछा है। ये दो देख लेते हैं, फिर हमारा ये इकोनॉमी का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूछा था कि इसकी स्पष्ट स्वीकृति है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ बोलते हैं हम, औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यातकों के एक साधन है। इस संभाव्यता को मान्यता देते हुए SEZ के संपूर्ण कारणत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कराधान नियंत्रण कानूनों और प्रशासन के संबंध में SEZ की सफलता को परेशान करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो SEZ ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। SEZ हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं,
गुजरात में बनाया गया है, अगर पता हो तो देयर इज़ ए क्लियर एक्नॉलेजमेंट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर टूल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब देखो की पॉइंट पकड़ना, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, रिकॉग्नाइजिंग दिस पोटेंशियल, द होल इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिक्वायर्स ऑगमेंटेशन। तो ये कहाँ कहाँ अपना पोटेंशियल, मतलब ये कहाँ कहाँ अपना यूज़ कर, मतलब किस किस में अपने क्षेत्र है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें औद्योगिक विकास में, विनिर्माण में, निर्यात के एक साधन के रूप में। ठीक है, इन तीन पॉइंट है, हमें इनके ऊपर लिखना है कि ये कैसे कैसे इन क्षेत्र में ऐसे ध्यान दे रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कस द इशू प्लेगिंग द सक्सेस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन विद रेस्पेक्ट टू टैक्सेशन, गवर्निंग लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इश्यूज हैं कि टैक्सेशन, गवर्निंग लॉज और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इसमें इशू क्रिएट करते हैं, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा वे फॉरवर्ड में चले जाना है और कॉन्क्लूजन लिख देना है अपना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक व एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। तो ये पूछा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन का की पता होना चाहिए है क्या कैपिटल फॉर्मेशन, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए इसकी। डिस्कस द फैक्टर टू बी द कंसिडर्ड व्हिल डिजाइनिंग ए कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन ए पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट एंटिटी। ठीक है, तो सार्वजनिक और एक निजी निकाय के मध्य रियायत जो कॉन्सेशन एग्रीमेंट, तो उस पर विचार करना है। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिए, 2020 में क्वेश्चन था इसके ऊपर। तो जो चीज़ हमने देखी है इकोनॉमी में अभी तक, हमने जो जितने क्वेश्चन देखे हैं वो या तो करंट अफेयर्स पे था, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा। बजट, एक तो बजट में जो भी टर्म आ रहा है वो तैयार होना चाहिए। दूसरा कि न्यूज़ में जो चल रहा है, कोई एक्ट है काफ़ी फेमस, जैसे कि बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया एग्रीकल्चर क्षेत्र में, तो ये सब हमें तैयार, मतलब हमारे पास इनके नोट्स होने चाहिए। और सिलेबस का देख लेते हैं स्टार्टिंग का टॉपिक। ठीक है, तो जैसे कि अब इसमें है समावेश, इंक्लूसिव जो वो है ग्रोथ, उसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है हर साल, 1-2 साल को छोड़ के बाकी आता ही आता है। तो ये तो मतलब ये टॉपिक तो तैयार होना ही चाहिए। फिर सरकारी बजट में जो भी आते हैं ना टॉपिक, कुछ बड़े काफ़ी फेमस होते हैं टॉपिक, तो उन पे नोट्स होने चाहिए आपके। फिर मेजर क्रॉप्स हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स, तो क्रॉपिंग पैटर्न से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सब्सिडीज़ दी जाती है किसानों को, उसके बारे में है। तो जैसे बफर स्टॉक हो गया, FPIs, वो FCI हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक हो गया PDS, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इन सब पे हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सरकार की स्कीम है, कैसे कैसे बफर स्टॉक किया जाता है, कैसे वो वितरण किया जाता है, और किसानों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ कैसे दी जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गई। तो ये बड़ी बड़ी जो योजना है उन पे नोट्स होने चाहिए अपने। FPI फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उस पर होने चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स हो गया अपना, LPG रिफॉर्म्स, वो पता होना चाहिए हमें। और ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, ये सब इसमें एक स्कीम थी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये 2021 में क्वेश्चन भी आया था इस पर। अभी अब देखते हैं कि मेंस के क्वेश्चन 2022 में अब कल से स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम। तो कल ऐसे है, फिर परसों GS2 हो जाएगा, उसके दूसरे दिन GS3 GS4 हो जाएगा। तब देखते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे क्वेश्चन आ चुका है।
और निवेश मॉडल, तो कौन कौन से निवेश मॉडल हैं, जैसे बॉट हो गया, ईपीसी, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये सब पता होने चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है, जो हम लिख सकें क्वेश्चन आंसर। तो ये हमारा GS3 ख़त्म हो गया। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।